हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका तहे दिल से आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लासेस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आशा रखता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए होंगे। तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को तेज तर यानी चार चांद लगाने के लिए मैं प्रैक्टिस सेट के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला सवाल है आपका, देखिए सवाल दिया है आपका, कंपन कर रही कोई वस्तु का समय अंतराल, कोई समय में कोई डिफरेंट है, कोई समय अंतराल है उसका, वो दिया है 0.04 सेकेंड। तो तरंग की आवृत्ति बताओ। यहाँ तरंग की आवृत्ति को न्यू से शो कर देते हैं, न्यू, और यहाँ फॉर्मूला हो जाता है आपका न्यू बराबर 1/t। जो t है वो एक आवर्त काल होता है, यानी कि टाइम होता है, समय अंतराल होता है। इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, राइट आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो आपका क्या क्या दिया है इसमें, कोई वस्तु क्या कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, और वाइब्रेशन करने में वस्तु की जो टाइमिंग है वो कितनी है, यहाँ पे फिट कर दीजिए, न्यू बराबर 1/, ये दिया है 0.04। इससे डिवाइड करिए, इस दशमलव को यहाँ से उड़ा दो, यहाँ पे 1 और 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 चौका 100। तो यहाँ पर जो आएगा आपका, देखिए जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.5 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा इस सवाल के लिए। बी के साथ हमें जाना पड़ेगा, 25 हर्ट्ज इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। मतलब कोई साउंड है, वो साउंड एकदम भारी या फिर बारीक कैसे हो जाती है, पतली कैसे हो जाती है। एसएससी कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी बता रहे हैं, तीव्रता ऑप्शन दिया है, तारत्व दिया है, गुणता दी है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा आपका तारत्व। जिस साउंड का तारत्व ज्यादा होगा, है ना, क्या होगा, तारत्व ज्यादा होगा, वो साउंड मोटी या पतली होगी। अगर तारत्व ज्यादा होगा तो मोटी, तारत्व कम होगा तो पतली। तारत्व ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, साउंड मोटी होगी, और तारत्व क्या होगा, कम होगा तो वो साउंड क्या होगी, पतली होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ध्रुवण केवल निम्नलिखित में से किन तरंगों में होता है। कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। एसएससी CHSL 2012 में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। यहाँ दिया है अपश्रव्य तरंग या फिर पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए आपने देखा होगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक स्प्रिंग वाली जो गति की दिशा में अगर कोई हो जाती है तो वो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती है। और अनुप्रस्थ में क्या होता है, यहाँ से कोई डोरी है और इस डोरी को मैं इस तरीके से दोलन करा रहा हूँ, तो ये हमारी क्या होगी, अनुप्रस्थ तरंग। तो ध्रुवण के लिए, पोलराइजेशन के लिए तरंगों में किसमें होता है केवल, तो आपके साथ सी फॉर चेन्नई, राइट आंसर चेन्नई, सी के साथ चला जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो ध्रुवण केवल उसमें ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, ये पराश्रव्य श्रव्य तरंगें जो होती हैं वो
वेव्स जब कोई टकराते तो उसके सुनाई दे दोबारा से आए, इको साउंड टाइप की होती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल। क्या है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव की आवृत्ति क्या होती है? RRB लोको पायलट 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसमें क्या कह रहा है कि जो श्रव्य मतलब साउंड सुनने वाली जो रेंज होती है, जो सुनाई देती हैं वेव्स साउंड वेव, तो उनका जो क्या होगा, एक रेंज क्या होगा, तो उसमें रेंज होगा कम से कम हम 20 Hz हर्ट्ज से लेकर 20,000 Hz हर्ट्ज तक की साउंड या वेव्स को सुन सकते हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ए के साथ चला जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन अभी आपको दिख जाएंगे। कह रहा है कि ध्वनि के वेग, ध्वनि साउंड की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो भाई देखो, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को किसी न किसी अवयवी कणों ने बनाया है कंबाइन करके, तो जो अणु हैं परमाणु हैं, आयन हैं, तो वो जो जितने मिलकर इनके बीच में अंतरावकाशी जो स्पेस कम होगा, तो उनमें साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। भाई ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इस पे कोई हम चोट मारें या कोई साउंड करें, इसे टकराएं, तो इसकी ध्वनि सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पूछा है की पॉइंट क्या है, सबसे कम किसकी होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा होगी, क्या होगी, साउंड जो होगी आपकी, वो साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ठोसों में। उसके बाद कम होगी किसमें, द्रव में। किसमें होगी, फिर इस द्रव का नंबर आ जाएगा, द्रव, है ना। ठोस में सबसे ज़्यादा साउंड, द्रव में उससे कम, और सबसे कम किसमें हो जाएगी, गैस में। किसमें हो जाएगी, गैस में। क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच खाली स्थान काफ़ी होता है, तो वहाँ पर जो साउंड होगी उसकी वैल्यू घट जाएगी, साउंड कम होगी। अब पारा क्या है, पारा एक धातु है, तरल धातु है ना, Hg, मरकरी, है ना। तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, गैस। ध्वनि का वेग का मान जो होगा सबसे कम होगा, वो किसमें, गैस में होगा। सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें होगा, ठोस में होगा। तो आज का हमारा ये राइट आंसर सी के साथ चला जाता है। अगला देखते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है स्टैथो, दिख रहा है आपको लोगों को, नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आजा 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 भाई, नाराज क्यों है, आजा नीचे आजा, सॉरी। अब दिख रहा होगा शायद। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का अपवर्तन, कोई साउंड है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और जाके अपनी साउंड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, उसे हम साउंड का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा, कोई साउंड है वो किसी सरफेस से क्या हुई, टकराई, और टकरा के तुरंत उसका क्या हुआ, वापस आई, और उस जहाँ से वो साउंड का साउंड जनरेट हुई थी जिस सोर्स से, उस सोर्स में आकर दोबारा उसे सुनाई दी, तो उसे क्या कहते हैं हम, ध्वनि का परावर्तन, या आपका क्या कह सकते हैं हम, परावर्तन, यानी जो ध्वनि टकरा के उसे सुनाई दे। तो ये हमारा बी स्टेथोस्कोप सिद्धांत पर कार्य करता है। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि का परावर्तन। जब डॉक्टर साहब को देखा होगा, डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप कान में लगाया और वो हार्ट पर या आपकी जो नब्ज है वो वहाँ पे लगाते हैं,
और उसकी जो ध्वनि होती है, हार्ट की बीट होती है, वो उनके कानों में सुनाई देती है, ठीक है, हार्ट बीट की स्पीड। तो उससे ये डॉक्टर यूज़ करते हैं, इसे आला कहते हैं। आप क्या कहते हैं? आला। ध्वनि की गति से कोई कनेक्शन नहीं है, ध्वनि की तीव्रता से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है आज का, क्या रहा है? अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? भाई यहाँ पर दिया है परा ध्वनि, जो इको साउंड होता है, टकरा के वापस फिर सुनाई दे, जहाँ से साउंड गया वहीं पे लौट के वापस आए। जिस डिवाइस ने उस साउंड को जनरेट किया है, उसी डिवाइस में वो साउंड किसी आगे जाके किसी सरफेस से, किसी धरातल से टकराए और वो वहीं पे सुनाई आके दे, तो ये पराध्वनि होगा, हमारा इको हो जाएगा, इको। और हमारा अपश्रव्य, अनुरण और आपका पराश्रव्य, ये सब गलत है। राइट आंसर हमारा चला जाता है ए के साथ, ए फॉर अमेरिका, पराश्रव्य ध्वनि तरंग, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, यहीं पे। एक सरल लोलक प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 25 दोलन करता है। कितने? 25 दोलन करता है, जिससे उत्पन्न तरंग होगी, उत्पन्न कौन सी वेव्स होगी? तो ध्वनि तरंग, अपश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए इसका जवाब करिए। देखिए, पहले तो इसने ये कह दिया कि जब कोई सरल लोलक है और प्रति सेकंड 25 दोलन करता है, तो उसमें कौन सी, भाई जाहिर सी बात है दोलन करेगा। अगर घड़ी भी चल रही है तो वो भी साउंड करेगी। तो हमारा यहाँ राइट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका हो जाएगा, ध्वनि तरंग। उसमें ध्वनि साउंड वेव होगी। क्या होगी? साउंड वेव होगी। अपश्रव्य नहीं होगा, पराश्रव्य नहीं होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। आइए देखते हैं सेशन का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से, कोई साउंड वेव है, उस साउंड के कोई ध्वनि चाल है, ध्वनि चाल से अधिक तेजी से गति करते पिंड किस चाल से चलता हुआ कहा जाता है? यानी हम कह सकते हैं कोई साउंड है, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड से भी ज़्यादा, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा कोई गति करते हुए कोई पिंड है, उस पिंड को किस चाल से चलता हुआ कहा जाएगा? ऑप्शन दिया है पराध्वनिक, अपर मतलब हाइपर, अपर ध्वनिक, स्वध्वनिक और परोध्वनिक। तो आपके परा, अपर, तो भाई यहाँ का ऑप्शन जो हमारा चला जाएगा राइट, परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराध्वनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराध्वनिक इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये परोध्वनिक, अपर ध्वनिक और स्वध्वनिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर क्या कह रहा है? चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, आपको स्पष्ट नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। लीजिए आपके सामने है। कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जब कोई पदार्थ के अवयवी कण जितने पास होते हैं और पास रहकर किसी क्रिस्टल या सॉलिड का निर्माण करते हैं, तो उनके अवयवी कणों के बीच में जितना इंट्रा स्पेस होगा, उनके अवयवी कणों के अंदर जितना कम स्पेस होगा, उनमें साउंड ज़्यादा पैदा होगी। और जिनमें अवयवी कण जो होंगे, है ना, जिन चीज़ों से वो बना हुआ है, उनके बीच में अगर अंतराकाशी अवकाश है, ज़्यादा खाली जगह है, वो कम साउंड देगा। तो यहाँ देखते हैं जल, एक तरल की बात हो रही है, इसके अवयवी कण थोड़े दूर दूर होंगे। वायु इसके और दूर दूर होंगे। पारा इसके, लोहा एक ठोस है, मेटल है। लोहा क्या है? एक मेटल है। इस मेटल में
मेटल, जाहिर सी बात है मेटल के विकिरण बहुत नज़दीक होंगे, उनके अंदर इंट्रा स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उनमें जब कोई साउंड या वेव्स जनरेट की जाएगी तो उस साउंड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो हमारा डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लोहा, इसके हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ये सब नहीं होगा क्योंकि इनकी अवयवी कणों के बीच में जो है अवकाश या खाली स्थान ज़्यादा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया प्रश्न है आपके सामने 2007 में। कह रहा है कोई स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच कम से कम दूरी होनी चाहिए। सपोज करो जहाँ से कोई साउंड क्या हो रही है, इको साउंड सुनने के लिए कोई बैरियर है, कोई परावर्तक तल है जिससे वो टकराए, और ध्वनि का स्रोत जहाँ से ध्वनि जनरेट हो रही है, जहाँ से जनरेट हो रही है जहाँ टकरा रही है उसके बीच की मिनिमम या मैक्सिमम। तो कह रहा है कि दूरी न्यूनतम मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, 20 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 17 मीटर होनी चाहिए। दिमाग में बैठा लीजिए माय डियर स्टूडेंट, डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर 17 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है कोई इको साउंड सुनने के लिए और जहाँ से वो टकराएगी, देखिए जैसे कोई दीवार है और मैं यहाँ से बोलूँ और वो दीवार और मेरे बीच में 17 मीटर की डिस्टेंस है, तो वो दीवार से मेरी साउंड जो है वो टकरा के इको साउंड बनेगी, स्पष्ट आएगी, स्पष्ट सुनाई देगी, प्रतिध्वनि, कोई आवाज़ दोबारा सुनाई देना, स्पष्ट सुनाई देगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? कोई साउंड वेव्स हैं, वो ऐसा क्या रीजन है जो इको साउंड यानी प्रतिध्वनि जो उत्पन्न कर देती हैं? आरआरबी, एएसएम, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है। तो प्रतिध्वनि पैदा करने के लिए भाई देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर कीजिए। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। अपवर्तन जब कोई साउंड वेव जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ से साउंड जब जाती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब पहुँचती है तो वो अपने हो सकता है अपनी जो साउंड है उसमें कुछ परिवर्तन आया, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन होगा, लेकिन दूसरे मीडियम में पहुंच जाएगी, उसे हम अपवर्तन कहेंगे। जैसे प्रकाश का होता है ना, ऐसी साउंड का होता है। परावर्तन क्या होता है, उस बैरियर से, उस दीवार से वो साउंड टकरा के वापस अपने मीडियम में वापस आएगी, तो वो परावर्तन हो जाएगा। विवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जब साउंड को बहुत बड़े क्षेत्र से गुजार कर एक छोटी जगह से गुजारेंगे और गुजारने के बाद छोटी जगह से उस साउंड को गुजारने पर वो साउंड फैल जाए, फैलने लगे, फैलती हुई निकले। जैसे किसी टॉर्च को जब हम जलाते हैं तो उससे प्रकाश क्या होता है, छोटे से उससे निकलता है मुंह से और आगे जाके वो प्रकाश फैल जाता है, उसे विवर्तन कहते हैं। लेकिन सीधे कह रहा है प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन। क्या हो जाएगा, परावर्तन के कारण क्या होती हैं, प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, विवर्तन नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया, 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसमें कह रहा है वायु का बल एवं वेग मापा जाता है। कोई हवा है, उस हवा का फोर्स क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसको कैसे मेज़र करते हैं, वो वहाँ पे यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं, उनको बताना है आपको।
तो देखिए यहाँ थर्मामीटर भाई टेम्परेचर मापता है, ताप मापने का काम करता है, ताप मापी यंत्र है। ओके, स्पीडोमीटर गति मापने का यंत्र है, गति मापी है भाई। ये दोनों तो हैंगे नहीं है, हैं। बल, अच्छा ओके देखते हैं, नहीं तो गति की बात नहीं हो रही है, बल बात। जब बल और वेग यहाँ पर दिखा है एनोमोमीटर द्वारा, V इज द करेक्ट आंसर, V फॉर बॉम्बे। वायु का बल और वेग मापने के लिए हमें एनोमोमीटर के साथ जाना पड़ेगा, तो V इज द करेक्ट आंसर होगा इसमें। ओके, अगला देखते हैं। चलिए, आज खेद है, आज थोड़े ही क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हुआ था, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग वॉच करते हुए थोड़ा सा बोरियत फील करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने प्रश्न मैं आपको कराऊँ उतने प्रश्न आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएं। आपको मेरे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे दिया गया ये जो एक्सप्लेनेशन है व्याख्यात्मक ढंग से अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये आपका भाई आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। ठीक है, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन, अगली वीडियो का आप वेट करें, अगला वीडियो में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद। नमस्कार।